गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सॉल्व कराएंगे। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व करो स्टूडेंट तो टोटल लगभग मान कर चलो स्टूडेंट 20 क्वेश्चन से अबव जाएंगे। इसका जो है अभी तो मैं कितना करवाया हूँ, 6 क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया हूँ। ये बड़ा चैप्टर है समझो, ठीक है। तो चलो वन बाय वन करके देखा जाए। ये x प्लस ए लिखा हूँ, इसका सोल्यूशन ये यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको बोर्ड की कॉपी में नोट कर लेना। डिटर्मिनेंट्स x प्लस ए b x प्लस b c x प्लस c इज इक्वल टू x स्क्वायर a प्लस b प्लस c प्लस x। इसको शो करना है स्टूडेंट। तो सॉल्यूशन में लिखा जाए, लेफ्ट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड ये डिटर्मिनेंट आप यूज करो तो x प्लस ए b x प्लस b c x प्लस c, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर जो ऑब्टेन करना है इसको देखो, इसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। दो होता है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। अब उसमें डिसाइड करना है कि एलिमेंट्री रो अप्लाई होगा, एलिमेंट्री कॉलम अप्लाई होगा। मतलब स्टूडेंट कैलकुलेशन करना है, ठीक है, पंक्ति संक्रिया से या स्तंभ संक्रिया से। अब उसमें से आपको यह समझना है कि कौन सा लगेगा, पंक्ति संक्रिया लगेगा या स्तंभ संक्रिया लगेगा, ठीक है ना। ये बात है। तो अब देखो यहां से हम लिखें, लेफ्ट हैंड साइड लिए, अब सॉल्व कर राइट हैंड साइड दिखाएंगे। यहां देखो x प्लस ए, इसको ऐड करो, इसमें, इसको ऐड करो इसमें। तो एक कॉलम चल रहा है ना, तो जब कॉलम चल रहे हैं तो यहां अप्लाई होगा C1 ट्रांसफॉर्म, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये होगा स्टूडेंट x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, बी एक्स प्लस बी बी, सी एक्स प्लस सी, एक्स प्लस सी, ठीक है ना स्टूडेंट। तो डिटर्मिनेंट x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, बी एक्स प्लस बी बी, सी एक्स प्लस सी। अब देखो क्या करेंगे, हम यहां अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी फिफ्थ। तो यहां लगा दो, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ फिफ्थ प्रॉपर्टी इस्तेमाल करो, यानी गुणधर्म 5 से, ठीक है ना। अप्लाई कर लिया जाए तो स्टूडेंट ये हो गया x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, डिटर्मिनेंट्स 1 1 1, b x प्लस b x प्लस b c x प्लस c, ठीक है ना। तो x प्लस a प्लस b प्लस c, डिटर्मिनेंट्स 1 1 1, बी एक्स प्लस बी बी, सी एक्स प्लस सी। अब वो क्या करेंगे, इनको जीरो बनाएंगे ना, जीरो बनाने से कैलकुलेशन इजी होगा। तो अब यहां सोचो जीरो कैसे ऑब्टेन होगा, एलिमेंट्री कॉलम या एलिमेंट्री रो। तो आंसर आना चाहिए एलिमेंट्री रो। कॉलम करो अप्लाई, तो 1 माइनस बी, 1 माइनस एक्स माइनस बी, 1 माइनस बी, माइनस तो कर ही नहीं रहा है एलिमेंट, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने पर। तो इसलिए स्टूडेंट क्या करेंगे, यहां पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करो। ऐसे ही देखो यहां पर अगर यहां पर रो ऑपरेशन लगाओ तो नहीं आएगा, ये a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स के फॉर्मेट में नहीं आएगा, इसलिए यहां पर कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है ना। ये बात है। मतलब स्टूडेंट हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स है, इस फॉर्म में लाना है तो पंक्ति संक्रिया अगर लगा रहे हो इस पर, तो R1 ट्रांसफॉर्म R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। अप्लाई करो a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स के फॉर्म में नहीं आएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं।
इसीलिए स्तंभ संक्रिया लगाए हैं, ठीक है ना। अब यहां से देखो, इसको जीरो करो, इसको जीरो करो, तो ये हो गया R1 ट्रांसफॉर्म R1 माइनस R2, R2 ट्रांसफॉर्म R2 माइनस R3, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर लिया जाए। तो जब ट्रांसफॉर्म करेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा x प्लस a प्लस b प्लस c। डिटर्मिनेंट्स ये आपका हो गया 0 0, और फिर देखो ये अगेन हो गया आपका 0, ये 1 0 0 1। अब देखो ये 0 0 1। अब इसमें देखो, पहले ना तो लिख लो, ना तो कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। इसमें से ये घटाओ, ठीक है ना, इसे घटाओ, कितना आएगा 0, फिर ये इसमें से ये एलिमेंट जो है माइनस करेंगे, कितना आ गया माइनस x, फिर इसमें से ये एलिमेंट अगेन 0। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, फिर इसमें से ये एलिमेंट जो है माइनस करेंगे, अगेन ये 0 आ गया, और फिर इसमें से ये एलिमेंट माइनस करेंगे, x हो गया, फिर ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहां देखो तो ये माइनस x हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका 1 b x प्लस c। ओके स्टूडेंट, ये x प्लस c लिखा हूं मैं, ठीक है ना, अच्छे से लिख देता हूं x प्लस c, ठीक है ना। तो ये अब देखो ना, ये देख रहे हो ना, C1 के सापेक्ष विस्तार कर दो, एक्सपेंड बाय C1, लिखेंगे एक्सपेंड बाय C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो, तो ऑप्टेन क्या हुआ स्टूडेंट, इज इक्वल टू x प्लस a प्लस b प्लस c इंटू 1 इंटू इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 0, x स्क्वायर इन ब्रैकेट x प्लस a प्लस b प्लस c। आप इसके फॉर्मेट में लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस c प्लस x। ये देखो कितना आ गया स्टूडेंट, राइट हैंड साइड, इसका मतलब हम प्रूव कर लिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को नोट कर लो। स्टूडेंट देखो, एक क्वेश्चन और है, ये सब बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कोशिश यही करूंगा इस पर थोड़ा समय ज्यादा दूं, लगभग 30 क्वेश्चन से एबव ही बताऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मेरे पास कुछ और अच्छे क्वेश्चन आप ही लोगों में से कोई पूछा भी है, उसको भी हम सॉल्व करवा देंगे, ठीक है ना। अब चलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करो, कितना आ गया लेफ्ट हैंड साइड 1 1 1, x y z, x क्यूब y क्यूब z क्यूब, ठीक है। तो अब देखो ना, सिंपल सा यहां पर है लॉजिक, 1 1 1 फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है, तो जब 1 1 1 होता है तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करके कॉलम के एनी 2 एलिमेंट को वेनिश कराते हैं, मतलब स्तंभ के 2 अवयव को 0 करते हैं। चलो 0 किया जाए स्टूडेंट, तो ये हो गया R1 ट्रांसफॉर्म R1 माइनस R2, R2 ट्रांसफॉर्म R2 माइनस R3, दोनों अप्लाई करो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, कॉलम पर 0 नहीं होगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, चेक करना, आपके दिमाग में ये खुरापात चलना भी चाहिए कि सर R1 ट्रांसफॉर्म R1 माइनस R2 किए हैं, R2 ट्रांसफॉर्म R2 माइनस R3 किए हैं, क्या यहाँ C1 C2 C3 नहीं हो सकता है? तो करके देखो होगा कि नहीं होगा, तो आंसर आएगा नहीं होगा, इसलिए मैं ये अप्लाई किया, ठीक है ना।
तो अब चलो किया जाए इक्वल, ये हो गया 0 x माइनस वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 0 y माइनस जेड वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब 1 जेड जेड क्यूब। ठीक है, अब देखो डिटर्मिनेंट्स और सॉल्व करो स्टूडेंट। 0 इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 0 इंटू वाई माइनस जेड 0 इंटू वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, 1 जेड जेड क्यूब 1 जेड जेड क्यूब। ठीक है ना स्टूडेंट। अब यहां पर जरा ध्यान दो, फर्स्ट और सेकंड रो में इसकी जगह पर क्या आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, इंटू वन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दो स्टूडेंट, फर्स्ट और सेकंड रो में x, देखो फर्स्ट रो में x माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, सेकंड रो में y माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड। मतलब स्टूडेंट प्रथम और द्वितीय पंक्ति में x माइनस वाई वाई माइनस जेड हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहां पर प्रॉपर्टी फिफ्थ अप्लाई कर दो, यहां लिखो बाई प्रॉपर्टी फिफ्थ, गुणधर्म 5 से गुणधर्म 5 अप्लाई कर दिया। चलो अप्लाई करके काम कर लिया जाए, कुछ और नहीं है स्टूडेंट। इक्वल टू x माइनस वाई वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड इंटू, ठीक है, प्रॉपर्टी फिफ्थ अप्लाई कर रहा है ना, डिटर्मिनेंट्स 0 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 0 1 वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर 1 जेड जेड क्यूब 1 जेड जेड क्यूब। ठीक है, अप्लाई हम कर दिए। अब देखो क्या होगा, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, अब रो कॉलम अप्लाई कर दो इंटू 1 वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड मल्टीप्लाई करो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसका फैक्टर आप लोग कर सकते हो, बहुत इजी है, रीअरेंज करके फैक्टर कर दोगे तो आएगा कितना, z माइनस एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो ये प्रूफ हो गया। क्या हो जाएगा ये स्टूडेंट, ये राइट हैंड साइड प्रूफ दैट। एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब मैं आपको समझा दूं, आप लोग में से मैक्सिमम लोग भूल गए होंगे कैसे फैक्टर किया जाता है, थोड़ा मैं याद दिला दूं। रफ वर्क में एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, कभी कभी हम भी ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं। मेरा पर्पज ये थोड़ी रहता कि आप उसी ढंग से एक्सप्लेन कर दो, नहीं, जो बेसिक कैलकुलेशन है उसको आप थोड़ा सॉर्ट आउट कर सकते हो, नंबर उस पर नहीं कटता है। जैसे देखो ये बेसिक कैलकुलेशन है ना, क्लास 9 में फैक्टर पढ़े हो, डायरेक्ट लिख दो, अगर आ रहा है तो लिख दो, नहीं आ रहा है तो रफ पर कैलकुलेशन करके भी डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो। अब देखो कितना आसान है, वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, रीअरेंज करो, वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कॉमन लो वाई तो जेड माइनस एक्स, यहाँ पर क्या है फार्मूला लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, पढ़े हो सभी लोग पढ़े हो, जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, कॉमन ले लो,
तो ये z माइनस एक्स कॉमन लोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसका फैक्टर देखो ये हुआ। समझ में आया स्टूडेंट? इसका गुणनखंड देखो ये हुआ। कैसे करेंगे? पहले हम जितने पद हैं पद को रीअरेंज करेंगे, मतलब उसको व्यवस्थित करेंगे कि क्या कॉमन लें कि इस तरीके का फैक्टर आ जाए, आसानी से इस तरीके का आ जाए। ठीक है, यही सब किया जाता है। क्लास 9 में पढ़े होगे तो डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक, ओके, तो आप इसको अप्लाई करो, नोट करो। अब अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, so that determinant x plus a x plus a x plus a is equal to a square in bracket 3x plus a। ठीक है, चलो इसको सॉल्व किया जाए। अब तो समझ रहे हो हिंदी मीडियम वाले में, सो डैट का मतलब होता है सिद्ध कीजिए। ठीक है, नहीं भी लिखूंगा तो भी आप लोग समझ जाओगे, फिर भी हम यहां लिख दे रहे हैं सिद्ध कीजिए। ठीक है ना, सिद्ध कीजिए, निगमन कीजिए, ये सब आप चीज जो है लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ सिद्ध कीजिए क्वेश्चन लिख करके लिख रहा हूं और आपके प्रश्न पत्र में आगे निगमन कीजिए, तो निगमन सिद्ध एक ही चीज है। ठीक है ना, कंफ्यूजन में मत पड़िएगा, नहीं तो बड़ा ही हिंदी का शब्द टेढ़ा होता है ना। हम पता चला सिद्ध कीजिए बता लिख दिए और आ गया पेपर में निगमन कीजिए, अब उसी में लेकर के फंसे हुए हो। सर तो वहां सिद्ध कीजिए लिखवाए थे, यहाँ तो निगमन कीजिए आगे, है ना। तो थोड़ा शब्दकोश पर ध्यान दीजिएगा, एक ही चीज है। तो अब यहाँ पर सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट्स x प्लस a x प्लस a x प्लस a। तो मेरा यही टारगेट है, टारगेट मेरा यही है 3x प्लस a ऑब्टेन करना। तो 3x प्लस a ऑब्टेन कब होगा स्टूडेंट? यही टर्निंग पॉइंट है स्टूडेंट। स्टार्ट कैसे करें? ठीक है, ये बहुत ही समझ लो टर्निंग पॉइंट है। हिंदी मीडियम वाले मुख्य बिंदु, कैसे हम काम करें, वर्क कैसे करें, स्टार्टिंग कैसे करें, अगर आप समझ जाओगे तो सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, अब कैसे स्टार्टिंग करें ये देखते हुए सोचो दिमाग में क्या करें। अब ये 3x प्लस a है, तो इसमें भी देखो यहाँ 3x प्लस a, किसी रो में रो के ईच एलिमेंट को 3x प्लस a कर दो या कॉलम के ईच एलिमेंट को 3x प्लस a कर दो। अगर करने में सफल हो तो प्रॉपर्टी फिफ्थ अप्लाई करके सॉल्व करो, यही पर्पज है ना। तो इसी वजह से इसको लाना है, तो यहाँ पर आपको मंथन करना पड़ेगा। जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है स्टूडेंट, उसको अप्लाई करना पड़ेगा, तब सफलता मिलेगी। ये मैथमेटिक्स है स्टूडेंट, ये लॉजिक नॉलेज अगर आपके पास रहेगा तभी आप मैथमेटिक्स पढ़ पाओगे। अब देखो इसमें कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है, ये देखते हुए हम एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक, ये लॉजिक नॉलेज का मतलब तर्क ज्ञान आता तो है। रीजनिंग का बुक आता है, उसको आप लेकर थोड़ा थोड़ा पढ़ो, अपने आप जो है वो इंक्रीज ही करेगा। ठीक है, अब मैं कह दिया हूँ रीजनिंग पढ़ने के लिए, पता रीजनिंग लेकर दिन भर उसी में लगे रहो, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा 10 मिनट 20 मिनट वही देखते रहो। ठीक है, ये बात मेन यही एकेडमिक की पढ़ाई आप अच्छे से करो और 12th में एक अच्छा नंबर लाओ। ठीक है, अब चलो सॉल्व किया जाए इसको, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया जाए। ठीक, अब यहां पर अप्लाई करो तो C1 ट्रांसफॉर्म C1 प्लस C2 प्लस C3, तो इनको ऐड कर दो टोटल। ठीक है, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 3x प्लस a 3x प्लस a 3x प्लस a, ये हो गया x प्लस a x, ये हो गया आपका x प्लस a,
ठीक है ना। अब यहां से देखो प्रॉपर्टी फिफ्थ अप्लाई कर दो, यहां लिखो प्रॉपर्टी फिफ्थ प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। तो 3x प्लस a डिटर्मिनेंट्स 1 1 1 x प्लस a x प्लस a x प्लस a, ठीक है ना, ये बात। अब यहां पर देखो स्टूडेंट, r1 ट्रांसफॉर्म r1 माइनस r2 ट्रांसफॉर्म r2 माइनस r3 अप्लाई करो इस पर, और अप्लाई करके अब मैं यहां लिखूंगा, ठीक है। चलो लिखा जाए। थ्री एक्स प्लस ए डिटर्मिनेंट्स r1 माइनस r2, तो देखो 1 माइनस 1 ये आ गया आपका 0, और x माइनस a माइनस a, x माइनस x 0 0 a माइनस a 0a, देखो ना यहां पर 0 a माइनस a 1x x प्लस 1x x प्लस a अप्लाई कर दो अब, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप दो ऑप्शन है, या C1 के करस्पॉन्डिंग भी एक्सपेंशन कर सकते हो, C2 के करस्पॉन्डिंग भी एक्सपेंशन, सॉरी R1 के करस्पॉन्डिंग भी एक्सपेंशन कर सकते हो। कंफ्यूजन में मत पड़ना स्टूडेंट। C1 के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन करने से फायदा क्या है कि C1 के करस्पॉन्डिंग अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हो स्टूडेंट, तो उसका कैलकुलेशन इजी होगा। क्यों? क्योंकि C1 के दो एलिमेंट देखो 0 है ना, तो थोड़ा ऑब्जर्व करो, R1 के भी तो दो एलिमेंट 0 है, तो R1 के करस्पॉन्डिंग भी एक्सपेंशन करोगे तो स्टूडेंट कैलकुलेशन वहां भी इजी ही होगा। तो स्टूडेंट हमने नोट में R1 के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन करवाया है, आप C1 के करस्पॉन्डिंग भी एक्सपेंशन कर सकते हो। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बात को समझ रहे हो ना, हम ये कह रहे हैं ये प्रथम पंक्ति है, तो प्रथम पंक्ति के दो अवयव शून्य है, तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर सकते हो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और प्रथम देखो, ये प्रथम क्या है, ये प्रथम स्तंभ है, ठीक है ना, ये प्रथम स्तंभ है स्टूडेंट। तो प्रथम स्तंभ के दो अवयव क्या हैं? प्रथम स्तंभ के दो अवयव शून्य है, प्रथम स्तंभ के दो अवयव शून्य है, तो C1 के सापेक्ष अर्थात प्रथम स्तंभ के सापेक्ष विस्तार कर सकते हो। ऐसे ही देखो स्टूडेंट, प्रथम पंक्ति, ये आपका पंक्ति है ना इधर वाला, तो प्रथम पंक्ति के भी तो दो एलिमेंट, दो अवयव शून्य है, प्रथम पंक्ति के भी तो दो अवयव शून्य है, तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष भी विस्तार कर सकते हो। दोनों केस में कैलकुलेशन आसान ही होगा, ठीक है। अब नोट में हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार किए हैं, जबकि मैं यहां पर प्रथम स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करूंगा। नोट में प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार किए हैं, जबकि यहां पर मैं अप्लाई करने जा रहा हूं प्रथम स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करेंगे। समझ रहे हो ना स्टूडेंट? मतलब R1 के सापेक्ष यानी R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन। R1 मींस व्हाट? R1 मींस फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन हम नोट में करवाए हैं। यहां पर थोड़ा मैं बदल रहा हूं, फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन करेंगे तो भी आएगा। देख लो कैसे, एक्सपेंड बाय C1 के सापेक्ष विस्तार कर डालो, तो 3x प्लस a इंटू 1 इंटू रो कॉलम डिलीट a स्क्वायर माइनस 0, इसको सिंप्लीफिकेशन करो
a square in bracket 3x plus a. Prove that. ठीक है ना स्टूडेंट, देखो आ गया। राइट हैंड साइड हम ऑब्टेन कर लिए, यहां लिख सकते हो राइट हैंड साइड। ठीक है, तो बस स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।